बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के मौजू में ये बात शामिल है कि अफ़गानिस्तान की गैर मुस्तहकम होती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान में तब्दीली का तकरीबन हतमी फ़ैसला हो गया है, क्योंकि ये तय कर लिया गया है जहाँ भी और अमेरिका में भी कि मौजूदा हुकूमत नए चैलेंज से नबर्दाज़मा होने के लिए बहुत ज़्यादा नालायक है और इसलिए इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। चुनांचे तब्दीली ज़रूरी हो गई है। हो सकता है तब्दीली की इस फैसले की बैकग्राउंड में बहुत सारे और मामलात भी शामिल हो, लेकिन सर दस्त जो सामने पहलू है वो यही है। और इस तब्दीली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अहम किरदार अदा करेगी। ये मैं इशारतन पहले भी बता चुका हूँ, इस पर आज फिर बात होगी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा इज़हार हमदर्दी कर लूँ हुकूमत से कि उसका एक बहुत अहम थिंक टैंक अब बाल बाल बचा है, यानी मोहतरमा इज़्ज़त माबा जनाब सिंथिया रची साहबा को बेहोशी की हालत में उनके होटल से अस्पताल लाया गया और वहाँ उनका इलाज किया गया। अब उनकी हालत बेहतर है और सिंथिया रची साहबा बहुत हाई सिक्योरिटी में रहती हैं और रियासत ने, हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा बंदोबस्त कर रखा है कि बस आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो उनका बयान है जो सरकारी टीवी ARY ने चलाया कि मुझे 2 भारतीय बशिंदे मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे कोई नशीली या जहरीली चीज़ पिलाकर बेहोश कर दिया। तो खैर ये सवाल अपनी जगह पर है और मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है इस हुकूमत के हवाले से कि इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में भारतीय एजेंट कैसे इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत के जिस पर हुकूमत की तदब्बुर का, हुकूमत की पॉलिसियों का इन्हिसार है, उसके कमरे में वो कैसे पहुँचे इतनी सिक्योरिटी को तोड़कर, और फिर उसके कमरे में भी रहे और मुज़ाकरात करते रहे कि पाकिस्तान की हमायत करना छोड़ दो। और उसके बाद जब वो नहीं मानी तो बकौल उनको बेहोशी की दवा पिलाकर बेहोश कर दिया गया। ये कहानी सरकारी टीवी की है, इसलिए काबिल एतबार है। खैर ये इजहार हमदर्दी के बाद मैं असल मौजू पर आता हूँ। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अफ़गानिस्तान की गैर मुस्तहकम होती हुई सूरत हाल। ये आपको अजीब लगा होगा, इसलिए कि बज़ाहिर तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त पूरी तरह इस्तेहकाम है। कहीं पर भी 2-4 मुकामात के अलावा कहीं पर भी बदअमनी नहीं है, कंट्रोल मुस्तहकम है। तो फिर मैंने कैसे कह दिया? तो अर्ज़ ये है कि एक तो जो बाइडन जो है वो ये कह रहा है कि अशरफ गनी बददियानत आदमी था, मुझे इस पर कोई इतबार नहीं है और वो करप्ट भी है, इस तरह की बातें की हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अमरीकी दबाव पर पाकिस्तान की तरफ से इतलात के मुताबिक ये कोशिशें की जा रही हैं कि तालिबान अशरफ गनी और उसके हामियों को नए अबूरी सेटअप में शामिल करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये दबाव मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है और तालिबान इस बात पर नहीं मानेंगे। इसके बरक्स तालिबान ने अपनी अमारत शरिया कायम करने का ऐलान कर दिया है, यानी इस्लामी हुकूमत का वो खाका जिसको तालिबान ओन करते हैं वो उन्होंने नाफज कर दिया है। तो फिर अमारत शरिया में किसी अशरफ गनी की या किसी और की गुंजाइश कैसे पैदा होगी? इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान जमहूरी मुल्क नहीं होगा बल्कि शूराई मुल्क होगा। शूराई से मुराद ये है कि तालिबान जिस तरह की शूरा चाहेंगे उस तरह के 2 सेटअप बनाएंगे, एक इंतज़ामिया का और इंतज़ामिया के एक पैरेलल मुतवाज़ी निगरान सेटअप जिसमें उलमाए कराम शामिल होंगे और वो हुकूमत की रहनुमाई करेगा और गालबन बल्कि यकीनन वीटो का अख्तियार इसी उलमा कौंसिल को होगा। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से नई हुकूमत का निज़ाम बना दिया है और उसको लागू भी कर दिया है। तो फिर अब अबूरी हुकूमत के जो इस्लाहात बेमानी हैं, तो ये गोया के यानी मुज़ाकरात की गुंजाइश जो है वो उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दी, अगरचे इसका ऐलान नहीं किया। और दूसरी तरफ अमेरिका के बारे में ये सुना जा रहा था कि वो शायद अब अफ़गानिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई ना करे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो अमेरिका के लिए हौसला अफ़ज़ा नहीं है। मसलन यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक बयान आया कि तालिबान जंग जीत चुके हैं, अब उनसे मुज़ाकरात करना ही होंगे और उनको तस्लीम ना करने की बातें बेकार हैं। और फिर बरतानवी आर्मी चीफ का बयान भी आया कि तालिबान दुश्मन नहीं है। ये बहुत अहम बयान है कि दुश्मनों की फहरिस्त से तालिबान को बरतानिया की फ़ौज ने निकाल दिया है। वो बरतानिया जिसने अफ़गानों के कत्लेआम में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया, उसकी फ़ौज का सरबराह ये कह रहा है। इसी तरह दूसरे यूरोपीय ममालिक का रद्द-ए-अमल भी किसी ने नहीं दिया रद्द-ए-अमल, और अगर किसी ने दिया है तो वो इशारतन गोया कि तालिबान की फेवर में जा रहा है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका का रास्ता मुश्किल हो जाता है, लेकिन आसार बता रहे हैं कि अमेरिका अदम इस्तेहकाम के मनसूबे पर अमल दरामद शुरू कर चुका है।
اس کی خبریں ایک تو آپ نے سن لی ہیں، اصل ایک تو وادی پنج شیر اور ارد گرد کا کچھ علاقہ ایسا ہے جو ابھی طالبان کے قبضے میں نہیں آیا، یہ بدخشاں صوبے میں ہے، اور وہاں اطلاعات یہ ہیں کہ احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں ان کی قیادت میں تقریباً 10,000 فوج مزاحمت شروع کرنے والی ہے۔ 10,000 فوج پہاڑی علاقوں میں مزاحمت کے لیے بہت بڑی فوج گنی جاتی ہے۔ طالبان کی جو مجموعی فوج ہے اس وقت وہ 50 اور 60,000 کے درمیان ہے۔ طالبان کی فوج کا 5واں یا 6واں حصہ یہ احمد شاہ مسعود کی پارٹی میں ہے، اور جنبش ملی تو بظاہر بکھر گئی ہے، شمال مغربی علاقوں میں اس کا جو زیر قبضہ علاقے تھے وہ نکل گئے ہیں، اور فوج تتر بتر ہو کر ادھر ادھر کے صوبوں میں منتشر ہو گئی ہے یا ازبکستان میں چلی گئی ہے۔ لیکن اطلاعات ہیں کہ اس فوج کے بچے کھچے عناصر کو بھی اسرین و منظم ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر تیسری طرف آپ نے دیکھا کہ 2 شہروں میں، ایک تو جلال آباد جو ننگرہار صوبے کا دارالحکومت اور بہت اہم شہر گنا جاتا ہے، افغانستان کے 4-5 بڑے شہروں میں سے ایک ہے، وہاں ہزاروں افراد نے طالبان کے خلاف مظاہرہ کیا اور ان کا جھنڈا اکھاڑ کر افغانستان کا وہ جھنڈا لگا دیا جو اشرف غنی سرکار کے استعمال میں تھا۔ اسی طرح ایک اور شہر عطا آباد میں بھی اسی طرح کا مظاہرہ ہوا اور وہاں فائرنگ سے 2-3 آدمی مارے بھی گئے۔ کابل میں چند درجن عورتوں نے مظاہرہ کیا، لیکن اب جس طرح کہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغان خواتین کو زیادہ سے زیادہ نکالنے کی ضرورت ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ جو لبرل، سیکولر اور جمہوری حلقے ہیں وہ متحد ہو کر کسی نہ کسی درجے کی مزاحمت پر کا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ مزاحمت شہروں میں ہوگی، اور شمال کا جو علاقہ ہے وہاں یہ مزاحمت فوجی ہوگی، اور اس کا دائرہ پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس کا انحصار امریکہ پر ہے کہ وہ کس حد درجے تک آگے جاتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنا سکا، اور طالبان کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے، یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس میں وہ نہیں آئیں گے کہ اشرف غنی اور فلاں اور فلاں اور فلاں کو بھی پوری سیٹ اپ میں شامل کرو۔ وہ تو میں نے کہہ دیا کہ وہ ناممکن ہے، اس کا راستہ طالبان نے اعلان کیے بغیر بند کر دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کتنی غیر مستحکم ہوتی ہے یا کتنی مستحکم ہوتی ہے۔ بظاہر مستحکم ہونے کے آثار نمایاں ہیں، اس لیے کہ طالبان نے یہ طے کیا ہے کہ اب وہ کسی کے ساتھ دشمنی مول نہیں لیں گے، بلکہ اپنی ریاست اور ملک کو بچانے اور اسے ترقی دینے پر ساری توجہ صرف کریں گے۔ وہ امریکہ کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ پھر سے حملہ کرے، کوئی ایسی واردات کرے جس کے لیے اسے کوئی بہانہ مل جائے۔ امریکہ طالبان اس کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ چین سے بھی دوستی کریں گے، وہ روس سے بھی دوستی کریں گے، وہ بھارت سے بھی دوستی کریں گے، وہ پاکستان سے بھی دوستی کریں گے، وہ ایران سے بھی دوستی کریں گے، اور وہ ترکی سے بھی دوستی کریں گے۔ اور اس کی مظاہرے آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ ترکوں سے انہوں نے کہا کہ آپ کابل ایئرپورٹ پر اپنی فوج نہ بھیجیں، تو ترکی نے فوج واپس بلا لی، اور اب ترکی کہہ رہا ہے کہ طالبان حکومت کے ساتھ مل کر ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور چین نے بھی طالبان کی فیور میں بیان دیا۔ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سنگھ پریوار اور بی جے پی اور اسی قبیل کے جو دوسرے لوگ اور عناصر ہیں، اور جن کی تعداد تھوڑی بہت نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے، وہ طالبان سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور طالبان کی اس فتح کا انہیں سخت صدمہ ہے، جس کا مظاہرہ بھارتی ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیٹ پر آپ دیکھیں تو آپ کو بھارتی چینلز کے کلپ مل جائیں گے بہت سارے، جن میں وہ باقاعدہ داد فریاد کر رہے ہیں اور رو پیٹ رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن جو بھارت کی حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے مختلف سوچ رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ طالبان کو پسند کرتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے اور طالبان سے بات چیت کر کے دوستی یا تعاون کا راستہ نکالنے کے لیے وہ کلیئر ہے۔ اور طالبان نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو بھارت کے ادارے یا افراد افغانستان میں کام کر رہے ہیں ان کو نکالا نہیں جائے گا، وہ بدستور بھارت میں کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ بیان ان کے ترجمان نے دیا۔ تو یہ چاروں طرف کی صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کے پاس ابھی تک کوئی واضح پالیسی نہیں ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنا یا نہیں کرنا۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں عالم اسلام کا قائدانہ رول ادا کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے ملک جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، یعنی اپنے اندر فیصلے کی صلاحیت نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان اس وقت افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر کے، طالبان کی حکومت کو تسلیم کر کے دنیا کے سامنے ایک روڈ میپ دے سکتا ہے، کہ انیشیٹو لے سکتا ہے، اور اس سے امریکہ کی جو بائیڈن کی
हौसला शिकनी भी हो सकती है जो अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कोई पॉलिसी या प्लानिंग या मनसूबाबंदी कर रहा है। और अमेरिका की जो तरफ से जो कोशिश हो रही है गैर मुस्तहकम करने की, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। अमेरिका को तो नुकसान नहीं हुआ कि उसकी फ़ौज वहाँ से निकल गई। काबुल में जो फौजी मौजूद हैं वो सिर्फ इनखला के लिए, लोगों को वहाँ से निकालने के लिए मौजूद है, वो भी चले जाएंगे, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है इधर उधर वो भी निकल जाएंगे। तो अमेरिका को नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा सारा पाकिस्तान को। तो इस अमरीकी मुतवक्को इक़दाम को रोकने के लिए पाकिस्तान अगर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेता है तो उसके बाद फिर दूसरे मुल्क भी अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो वो कम से कम एक किस्म की अमली तौर पर तालिबान हुकूमत की फेवर में आ जाएंगे, यानी उनकी तरफ से अफ़गानिस्तान की तालिबान की मुज़ाहमत जो है उसका रास्ता कम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये रास्ता इख्तियार नहीं कर रहा, जिसकी वजह ये है कि इनके अंदर कुछ सलाहियत नहीं है फ़ैसला करने की। और ख़ास तौर पर इन दिनों इमरान खान की वीडियोज़ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी लोगों ने निकाल कर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दी हैं। जिस तरह उनके तकरीबन हर बयान और हर वादे और हर मौक़िफ़ की नफ़ी में उनकी सैकड़ों तकरीरें और वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, उसी तरह ये भी एक वीडियो क्लिप जो उन्होंने अमरीकी टीवी को दिया, इंटरव्यू देते हुए कहा, उसमें ये था कि तालिबान दहशतगर्द हैं, तालिबान दहशतगर्द हैं, तालिबान दहशतगर्द हैं, ये 3 मरतबा उन्होंने कहा। और फिर हालिया दिनों में भी उनके ये 2-3 बयान आपने सुने होंगे कि तालिबान को मिलिट्री टेक ओवर नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा अफ़गानिस्तान के लिए। तो ये वीडियो क्लिप तालिबान के हलकों में भी ज़ेर बहस है, वो भी इसे देख रहे हैं, जिसमें वो 3 मरतबा तालिबान को दहशतगर्द कह रहे हैं। तो ज़ाहिर है तालिबान के दिल में इमरान खान के लिए ज़ीरो जगह है। तो ये सारे मामलात जो हैं, चाहे ऊँट इस करवट पर बैठे या चाहे उस करवट बैठे, दोनों सूरतों में इमरान हुकूमत को हटाया जाना अब तकरीबन लाजमी हो गया। और इसलिए सुनने में ये आया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है, और ये अचानक रब्ता नहीं है पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी पहले से ही राब्ते में है और उससे हुकूमत साजी का वादा किया गया था। लेकिन ये कहा गया था कि जब भी इलेक्शन होंगे, अब मेरा ख्याल है उसमें थोड़ी तरमीम हुई है और ये शायद वक्त से पहले इलेक्शन कराना चाहते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी को लाया जाएगा। और बिलावल को इसी सिलसिले में ये कहा गया कि अब अमेरिका जाकर मामला तय करें। तो वो अमेरिका जा रहे हैं आज या कल में, उसकी सही डेट का मुझे इल्म नहीं है। वो इस वक्त मिडिल ईस्ट में है, दुबई वगैरह में, और वहाँ से वो अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ से पर मामला सीधे करेंगे। तो नाज़रीन, प्लानिंग जो पीपल्स पार्टी के हलकों की तरफ से छन कर आई है वो ये है कि ये मज़े की बात है, इबरत की बात है, अगरचे सदमे की बात है कि जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी धांधली का कंप्यूटराइज्ड तरीका, फूल प्रूफ और आसान तरीका इमरान खान जिस पर इन्हिसार कर रहा है और जिसको लाने के लिए वो अरबों रुपए खर्च कर रहा है, करप्शन भी कर रहा है अरबों रुपए की, क्योंकि इस खरीदारी में ये खरीदारी इतनी शफाफ नहीं है, इसमें बहुत घपले हैं। सैकड़ों अरब रुपए इसमें खाए जाएंगे और ये मशीन लाई जाएगी, और उसके बल पर इमरान खान की सोच ये है कि वो 2023 का इलेक्शन भी जीत लेगा। लेकिन हकीकत में ये वोटिंग मशीन अगले इलेक्शन में, वो जब भी होते हैं, पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और प्लानिंग भी सामने, यानी सामने से मुराद ये है कि जिस तरह इतलात आती हैं उनसे मालूम हो जाता है कि जो पीपल्स पार्टी के ज़राए बताते हैं कि हमें वादा किया गया है कि जनूबी पंजाब में 35 सीटें हमें दी जाएंगी, और ये 35 सीटें पीपल्स पार्टी किसी सूरत जीत नहीं सकती, चाहे जहांगीर तरीन ग्रुप भी उसके साथ मिल जाए, वो तब भी जीत नहीं सकती। चुनांचे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इमरान खान ने जिसका डोल डाला था, वो ये 35 सीटें जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी को दिलवाने के लिए काम आएंगी, यानी ये मशीनें नकारा नहीं जाएंगी। इनका कौमी मफाद में एक बेहतर नतीजा हासिल किया जाएगा। सिंध से पीपल्स पार्टी निस्बतन आसानी से अक्सरियती सीटें जीत जाएगी। कुछ सीटें उसकी बलूचिस्तान में पक्की हैं, 2 या 3 सीटें वो पख्तूनख्वा से भी ले लेगी, और 35 सीटें से जनूबी पंजाब में मिल जाएंगी। और इसके बाद दूसरी जमातों के तावन से इसी तरह की एक लटकती हुई हुकूमत जिस तरह की इमरान खान की है वो बनाई जाएगी। यानी कि मुंतखब हुकूमत लाने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, एक सिलेक्टेड की जगह दूसरा सिलेक्टेड आ रहा है। अब मुझे नहीं पता, मुझे इस पर कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए या कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये होने जा रहा है। और ये भी मैं नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे मंसूबे तलपट हो जाते हैं। जिस तरह के इमरान खान से
جو معاہدے طے کیے گئے تھے ان میں سے کچھ تو یقیناً پورے ہوئے، مثلاً یہ کہ سی پیک کو ختم کر دیا گیا، یہ وعدہ پورا ہو گیا، معیشت کو تباہ کر دیا گیا، IMF پر انحصار بڑھا دیا گیا، غیر ملکی قرضے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب پاکستان میں کوئی سونا بھی دریافت ہو جائے تو وہ اتر نہیں سکتے۔ یہ سارے اہداف حاصل کر لیے، لیکن کچھ اہداف ابھی باقی رہتے جن میں سے ایک دو اہداف ایسے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، تو وہ تلپٹ ہو گئے۔ تو کیا پتہ یہ منصوبہ بھی تلپٹ ہو جائے، لیکن فی الحال تک یہ منصوبہ مؤثر ہے اور اگلی ڈیولپمنٹس کا انتظار کیجیے۔ ناظرین، انہی معروضات پر خدا حافظ۔